हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करना था ना हमको। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो बेटे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एट रेस्ट। Effects produced by charges at rest. Effects produced by charges at rest. Now, what is a charge? देखो बेटे, चार्ज of a particle or of a body is defined as a parameter due to which that particle or body attracts or repels another particle or body having similar properties. देखो बेटे, डे टू डे लाइफ में
अब देखो बेटे हुआ क्या, जैसे चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है ना, व्हाट डू वी मीन बाय पैरामीटर, पैरामीटर या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। पैरामीटर और प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो जैसे बेटे डे टू डे लाइफ में अपन चार्ज कब यूज करते हैं, चार्ज अप। तो चार्ज अप होने का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्कुल जोश आ जाना एकदम से, है ना। जैसे कोई फुटबॉल टीम मैच खेलने जाते हैं तो उनका कोच जो होता है, जो कैप्टन होता है, वो क्या करता है, उसको एक पेप टॉक देता है ना, कि हाँ भाई हमें जीतना है, ऐसे हराना है, ये करना है, तो बिल्कुल खिलाड़ियों में जोश आ जाता है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि बहुत साल पहले, 1700s में, 1720, 1730, उस समय पर लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए कि ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क क्लॉथ या कैट। ग्लास रॉड वाज रब्ड विद silk cloth or cat skin, and two such glass rods were found to repel each other when brought close। और साथ ही साथ एक ऑब्जर्वेशन और हुआ कि ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ were found to attract each other। Glass rod and silk cloth were found to attract each other, and two such glass rods were found to repel each other। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि यार ये पहले तो जब हमने इनको रब नहीं किया था, तब तो क्या था, ये एक दूसरे को कोई अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे थे। अब ये अट्रैक्ट या रिपेल कैसे कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या कहा कि यार इनमें एकदम से जोश आ गया, रब करने के बाद क्या आ गया, इनमें एकदम से जोश आ गया है, ये चार्ज अप हो गए हैं। इन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है
जिसको क्या बोलते हैं चार्ज। ऐसा उस समय के जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों को ऐसा लगा, ठीक है, कि इनमें अचानक से इनने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, दे आर नाउ चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि देखो दो तरह के इंटरेक्शन हो रहे थे, है ना, ग्लास रॉड। हाँ बच्चों, सुन पा रहे हो ना मेरे को? एम आई ऑडिबल? ओके, बहुत देर से कुछ रिएक्शन आया नहीं आप लोगों से, तो मैं मेरे को लगा कि सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं बच्चे भी, कंफर्म कर लेता हूँ। देखो क्या है, दो तरह के इंटरेक्शन पाए गए, ग्लास रॉड एंड ग्लास रॉड, they were found to repel each other, and glass rod and that silk cloth, they were found to attract each other। तो जैसे अब हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जैसा चार्ज इन दो ग्लास रॉड के पास आया है वैसा सिल्क क्लॉथ के पास नहीं आया हो, है ना। जैसा इन ग्लास रॉड्स के पास आया है वैसा क्या है, सिल्क क्लॉथ के पास वैसा चार्ज नहीं आया होगा। तभी तो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन इसका उस तरह का नहीं है जैसा कि इंटरेक्शन उस तरह का नहीं है जैसा कि किसका हो रहा था, जैसा कि हो रहा था ग्लास रॉड और ग्लास रॉड का, है ना। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो, ये अलग अलग तरह का चार्ज होना चाहिए, मतलब अगर सबके पास एक जैसा चार्ज होता, ग्लास रॉड्स एंड सिल्क क्लॉथ, अगर इन सबके पास चार्ज सेम होता, if the charge they had was same, तो उस केस में क्या होता बेटे, तो all should have shown either version, all should have shown same type of it force, है ना, सेम टाइप का फोर्स होना चाहिए, या तो सभी रिपेल ही करते, all should have shown same type of, लेकिन सेम टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। ग्लास रॉड और ग्लास रॉड रिपेल कर रही है, ग्लास रॉड और क्लॉथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्स जो है वो सेम टाइप का नहीं है। और क्योंकि फोर्स सेम टाइप का नहीं है, इस वजह से क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि
चार्ज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, और लोगों ने वो दो टाइप के क्या नाम दिए गए? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। दो तरह के चार्ज। हाँ बेटा, बिल्कुल। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी ये हुई कि ये दो टाइप का होता है। अच्छा, और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उसी तरह से नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। अच्छा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा कैसे होगा बेटे? क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे, कि वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। जैसे अ, मान लो हम क्या हैं, अ, अपन किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं। ठीक है। और एक तरीका क्या है, सीढ़ियों से जाने। लेट्स से ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं या ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और यहाँ से हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर। तो एक तरीका होता है वी यूज स्टेयर्स, और दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो रैंप है, रैंप पे क्लाइंब करके जाना होता है। तो अब देखो, पहले वाले केस में हमारी जो हाइट होगी ना अबव ग्राउंड सरफेस, हाइट अबव ग्राउंड सरफेस, वो उसको हम कहेंगे वो क्वांटाइज्ड है। मान लो एक सीढ़ी जो है वो 6 इंच की, ये भी 6 इंच। तो क्या होगा, इन दिस केस आवर हाइट इज क्वांटाइज्ड। जो हमारी हाइट होगी वो 6 × 1 या 6 × 2 या 6 × 3, ऐसा ही सिर्फ हो सकता है। इतने इंच, इतने इंच, इतना इंच ही सिर्फ हो सकता है। जबकि इस रैंप वाले केस में क्या होगा, जो हाइट होगी वो कुछ भी वैल्यू ले सकती है, इट इज कंटिन्यूअस वेरिएशन इन हाइट इज पॉसिबल। किस केस में, इन केस ऑफ रैंप continuous variation in height is possible, whereas in case of stairs continuous variation is not possible. अगली जो प्रॉपर्टी चार्ज की होती है बेटे, तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आया ना तुमको? तो जब हम लिखते हैं Q = N E, E क्या है, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है 1.602 × 10⁻⁻19
कूलम. कूलम is SI unit of measurement of charge. SI unit of charge measurement is कूलम. ठीक है. और what is 1 coulomb? 1 coulomb is the charge that flows through a wire carrying 1 ampere current in 1 second. अगर किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज 1 कूलम चार्ज. ठीक है. जब हम बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, इसका मतलब क्या है? कोई हमसे कहे कि एक बॉडी के पास 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है क्या? तो दिस इज नॉट पॉसिबल. इस तरह का चार्ज होना पॉसिबल. कोई कहे क्यू क्या इतना हो सकता है क्या? 3.204 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हाँ, इतना हो सकता है क्योंकि ये जो है ये 2e है. कोई कहे इतना हो सकता है क्या? -4.806 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हाँ, तो इतना भी हो सकता है. ये भी हो सकता है क्योंकि ये कितना है? ये -3e के बराबर. ठीक है. लेकिन कोई कहे क्या इतना हो सकता है क्या? 5.1 इंटू 10⁻⁻19. तो इतना नहीं हो सकता क्योंकि 1.602 को जब तुम इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे +-1 +-2 +-3 +-4 तो ये नहीं आ सकता. ऐसा चार्ज नहीं. ठीक है. अब देखो ये क्वांटाइजेशन चार्ज का क्यों होता है? व्हाई द चार्ज इज क्वांटाइज्ड? तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज देखो ये बात ना उस समय के लोगों को पता नहीं थी. उस समय के लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन से ये कहा. लेकिन आज को हमें पता है कि एनी मैटर is made up of protons and electrons. कोई भी मैटर किनसे मिलके बना हुआ होता है बेटे? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. अब बात क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19. प्रोटॉन्स का चार्ज होता है +1.602 इंटू 10⁻⁻19. न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होता.
अब in a neutral atom, number of protons is equal to number of neutrons, number of electrons. Hence, its net charge is zero. And a body made up of many neutral atoms will also be neutral. That is, in that body, number of protons is equal to number of electrons. उस बॉडी में क्या होगा बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे. ठीक है. अब जब भी मुझे किसी बॉडी को चार्ज कर, सो फॉर अ बॉडी टू हैव पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ बॉडी टू हैव पॉजिटिव चार्ज, some electrons are removed. क्या किया जाता है, some electrons are उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं. और इसी तरह से फॉर अ बॉडी टू हैव नेगेटिव चार्ज, some electrons are added. ठीक है. तो जैसे मान लो कोई हमसे कहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स should be removed from a neutral body so that it acquires 3.2 माइक्रोकूलम चार्ज. इतना चार्ज उसके पास आ जाए. ध्यान दो बेटा, ये सब क्या होते हैं, ये दीज आर प्रीफिक्सेस. इसको मैं अलग से लिख देता हूँ. एक प्रीफिक्स होता है मिली, इसका मतलब होता है 10⁻³ कूलम. एक प्रीफिक्स होता है माइक्रो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6. ठीक है. एक प्रीफिक्स होता है पिको, उसका मतलब होता है 10⁻12. एक प्रीफिक्स होता है नैनो, उसका मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁹. ये ऐसा होता है.
अब जैसे हम चाहते हैं कि 3.2 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाए। अब देखो क्या है, उस बॉडी के पास शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, शुरू में कितने प्रोटॉन थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो शुरू में उसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं अपन। हाँ मान लेते हैं कुछ थे, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स थे एंड n प्रोटॉन्स, तो टोटल चार्ज 0 था। अब मान लो क्या किया हमने, x इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है, तो x इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव कर। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, n माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स कितने बचे, n n माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन्स बचे और n प्रोटॉन्स, n माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड n प्रोटॉन्स। अब n माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया बेटे, n माइनस एक्स इंटू माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, और प्रोटॉन्स के चार्ज की अगर बात करें तो वो है प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, n इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो n वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बची, x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतना टोटल, x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये बात समझ में आती है बेटे, मतलब एक तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ जाए, जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे अपन, x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को लिख दोगे 3.2 माइक्रो कूलम, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 3.2 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻30। x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी। ये बात समझ में आती है मुझको। उसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑफ ए पार्टिकल is relativistically invariant. That is, charge of a particle does not depend on its speed, है ना। देखो ये वाली प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इन 1905
Einstein gave one property, one theory, which is special theory of relativity. और उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने ये कहा कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्पीड के साथ वेरी कर जाता है। एज स्पीड इंक्रीजेस इट्स मास आल्सो इंक्रीजेस। एम नॉट जो होता है उसको कहते हैं रेस्ट मास, दैट इज मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट उसको बोलते हैं रेस्ट मास। क्या होता है, स्पीड बढ़ती है इस फॉर्मूले के अनुसार, लेकिन ये पाया गया कि चार्ज इस तरह का कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वो चार्ज इनवेरिएंट ही रहता है। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, दैट इज चार्ज ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स। पार्टिकल का जो चार्ज है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये बात समझ में आती? मास कर जाता है, चार्ज वेरी नहीं करता। अगली जो प्रॉपर्टी चार्जेस की होती है वो होती है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज इज कंजर्व। इसको अगर मैं एलिबरेट करके कहूँ तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल और अ बॉडी remains same irrespective of any nuclear or chemical transformation taking place in that body। उस बॉडी में किसी भी तरह का न्यूक्लियर या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, क्या होगा, चार्ज उस बॉडी का कंजर्व्ड ही रहेगा। चार्ज विल रिमेन कंजर्व। अच्छा, ये बात बतानी क्यों जरूरी थी? अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास, अगेन इन 1905 as part of Einstein's special theory of relativity, आइंस्टाइन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी दुनिया को जिसको हम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। इनके कहने का मतलब है कि मास m can be completely converted into energy and vice versa, and energy released when mass m gets completely
converted in the form of energy is E, and it is given by the equation E is equal to mc। m मास अगर दुनिया से गायब हो जाता है तो कितनी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटे? mc स्क्वायर के बराबर की एनर्जी में वो मास कन्वर्ट, ठीक है, mc स्क्वायर के बराबर की एनर्जी में वो मास कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ऐसा कोई भी कंजर्वेशन चार्ज के साथ नहीं होता है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनलाइक मास चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास की तरह से चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है ना। अच्छा ध्यान दो, नहीं नहीं नहीं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करता बेटे। चार्ज तो क्या है, किसी मैटर के पास ही होता है ना, तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, है ना। मैटर की जब भी बात होगी, एनी मैटर, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, राइट, एंड दे हैव चार्ज एंड मास, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय चार्ज एंड मास। तो किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे, एक उसका चार्ज कितना है, एक उसका मास। मास के बारे में तो अपन पहले से जानते ही हैं, सिर्फ पॉजिटिव होता है, स्केलर होता है, और बाकी जैसा हमने बताया कि स्पीड के साथ वेरी भी करने लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। और चौथी प्रॉपर्टी, एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। चार्ज के साथ अपन ने बताया, क्या बताया, टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, और क्वांटाइज्ड होता है, इनवेरिएंट होता है, स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, और चार्ज कंजर्व रहता है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट इसको नहीं किया जा सकता। ये होता है, ठीक है। तो मास के साथ जुड़ा हुआ है ना। एक एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, और उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है मास। ये जुड़े हुए,
हाँ, फिर हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग से हमारा मतलब क्या है, समझना आप। कई मेथड्स होते हैं, जैसे एक मेथड होता है चार्जिंग बाय रबिंग, या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वही ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट, या ग्लास रॉड को कैट स्किन के अगेंस्ट रब करेंगे तो ग्लास रॉड के पास भी चार्ज आ जाएगा, कैट स्किन के पास भी चार्ज आ जाएगा। बेसिकली ये रबिंग वाली प्रोसेस में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिवली चार्ज। उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय। दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग का जो होता है वो होता है चार्जिंग बाय हीटिंग। डायरेक्ट अपन ने क्या किया, मेटालिक ऑब्जेक्ट को हमने एक गैस पे रख दिया, आग में रख दिया उसको, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स when heated to sufficiently high temperature emits and hence get कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। तीसरा तरीका क्या है बेटे, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो इसमें क्या होता है, when light of appropriate frequency, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी when light of appropriate frequency is incident on a metallic surface। तो क्या होगा, then the metallic surface emits heat। then the metallic surface emits। ये तीसरा मेथड हो गया चार्ज का, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
ये सब समझ में आ रहा है बेटे सबको? फिर होता है चार्जिंग बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा क्या मतलब है कि जैसे मान लो एक कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी मेटल के सामने लेकर के आए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बहुत ज्यादा चार्ज ले आए, अगर ये चार्ज क्या करेगा, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और बहुत ज्यादा हो गया ना, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके ऐसे हवा में तैरते हुए इसके पास, ये जो एमिशन होता है इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रॉन्स स्पार्क गेट्स क्रिएट, या जैसे मैं बात करूं तो लाइटनिंग जो होती है, ये लाइटनिंग भी जो है ये कैसे होती है, इसी तरीके से होती है। अगला होता है बेटे चार्जिंग बाय कंडक्शन। मान लो हमारे पास क्या है, एक अनचार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, और एक हमारे पास क्या है, अनचार्ज। Now, when these are connected by a conducting wire, or when these are
trust with each other. Charge sharing takes place. वो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर क्या करेगा, इस अनचार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और अगर तुमने ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया तो वायर के थ्रू रास्ता भी मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, तो क्या होगा, इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसके पास अगर Q है तो बाद में इसके पास Q माइनस एक्स हो गया और इसके पास x, ठीक है। और देखो होता क्या है, when conductors are connected, charge flows from one conductor to another till their potentials become equal. एक से दूसरे में चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक कि उनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। हाँ, अगर कंडक्टर आइडेंटिकल हुए, if conductors are identical, then initial charge on them will get divided equally between, मान लो जैसे ये दो दो सेम रेडियस के स्फेयर्स, ना, एक के पास Q1 चार्ज है, दूसरे के पास Q2 चार्ज, ये है बिफोर कनेक्शन। और जैसे ही हमने इनको कनेक्ट किया, क्या होगा, ये जो भी टोटल चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड ऐसा आधा आधा दोनों के पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगली क्लास आप लोगों की अब कल होगी, ठीक है। अभी अपनी वैसे एक और क्लास थी 6:30 to 7:30 भी थी शायद, या 6:20 to 7:20 थी, वो वाली क्लास आज नहीं होगी, वो कल ही होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है।
होमवर्क जो है, होमवर्क के लिए आप लोग अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट डिस्कस करनी है ना हमको। एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था क्या बच्चों? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की शीट का एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था क्या? अगर एक्सरसाइज 1, तो ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 डिस्कस करें, ठीक है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ठीक है? ओके बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।